अध्याय का शीर्षक रखा गया है सदी में विरले ही आने वाले संकट में जीवन और आजीविका को बचाना। शीर्षक से सहज ही संकेत मिलता है कि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में किस कदर कोरोना महामारी ने अपना प्रभाव छोड़ा है। लेकिन इसी बीच ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार ने कम समय में जिस प्रबलता के साथ कोरोना के प्रभाव को कमतर करने का प्रयास किया वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के मुताबिक सरकार द्वारा उठाए गए कदम लंबे समय में लाभ दिलाने के हिसाब से बेहद कारगर रहे। सर्वेक्षण में इस बात की चर्चा की गई है कि भारत ने बिल्कुल सही समय में लॉकडाउन लगाया। बेशक सरकार के इस फैसले से आर्थिक मोर्चे पर कुछ समय के लिए ठहराव जैसी स्थिति पनपी, लेकिन बाद के लिए यह सकारात्मक रुझानों वाली रही। इन्हीं स्थितियों के चलते सर्वेक्षण में इस बात का जिक्र है कि भारत वी शेप्ड रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल जब अर्थव्यवस्था का ग्राफ तेजी से नीचे की तरफ गिरता चला जाता है और फिर वह धीरे धीरे गति में आते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो यह ग्राफ अंग्रेजी अक्षर वी की तरह बनता है। इसी वजह से इसे वी शेप्ड रिकवरी कहा जा रहा है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जहां 23.9% की दर से सिकुड़ा, वहीं दूसरी तिमाही में इसमें 7.5% का संकुचन देखा गया। सर्वेक्षण में जिक्र किया गया है कि कोविड महामारी के चलते शुरुआती और प्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव के बाद भारत ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का काम किया। इसके लिए संरचनात्मक सुधार पर फोकस किया गया। इसके अलावा सर्वेक्षण में इस बात को भी पुरजोर तरीके से रखा गया है कि भारत ने जीवन और जीवन यापन के बीच जीवन को पहली प्राथमिकता दी। दरअसल सरकार ने जान है तो जहान है वाले प्रचलित सूत्रवाक्य को तरजीह दिया। कोरोना के प्रभाव, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी स्थितियों से जो परिणाम निकलकर सामने आए उनका बखूबी जिक्र किया गया है। उदाहरण के तौर पर सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार द्वारा कोरोना मामलों के प्रसार की रोकथाम में सबसे बेहतर प्रदर्शन का जिक्र है। वहीं केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वारंटीन करने और स्वच्छता को अपनाने जैसे तरीकों ने महामारी को काबू में करने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने इन्हीं नीतियों के बदौलत महामारी के वक्र ग्राफ को सीधा करने में कामयाबी हासिल की। लॉकडाउन के दौरान 5T यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी को अपनाया गया। इन्हीं सब का परिणाम है कि अर्जेंटीना के बाद भारत ही एकमात्र देश है जहां महामारी का सेकेंड वेव नहीं देखा गया। आर्थिक लिहाज से देखें तो सेवा क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में अमूमन फेस टू फेस इंटरेक्शन कहीं ज्यादा होता है। हालांकि भारतीय नीति निर्माताओं ने ऐसी स्थितियों के मद्देनजर चरणबद्ध तरीके से काम किया। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीट में तेज संकुचन के बावजूद आवश्यक गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को तो चलाया ही, साथ में विधवाओं, पेंशन भोगियों और महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से धन भी मुहैया कराया। दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत मिशन ने आपूर्ति में लचीलेपन के लिए बहुक्षेत्रीय संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की है। इसमें किए जा रहे सुधार मुख्य तौर पर रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा सर्वे में पूरे वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में लाए गए सकारात्मक सुधार को भी बताया गया है। कृषि क्षेत्र में सुधारों की बात करें तो इस दिशा में 3 नए अधिनियम, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट लाए गए। तो वहीं श्रम कोडों को 4 प्रमुख श्रम कोड, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में समेट दिया गया है।
देश में आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने, घरेलू ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन को अनुमति दे दी गई है। सर्वे के मुताबिक 10 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भी की गई है, जो कि कुछ मूलभूत क्षेत्रों के विकास को नया आयाम देंगे। वहीं राष्ट्रीय GIS इनेबल्ड लैंड बैंक प्रणाली की शुरुआत से अवसंरचना विकास के लिए त्वरित भूमि उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बात अगर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की करें तो उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में अब निजी कंपनियों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में और तेजी आएगी। वहीं रक्षा निर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में PME विद्या सरीखे सुधारों के माध्यम से शिक्षा तक सबकी समान पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जबकि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने में सहायक रहेगा। आइए अब सर्वे का दूसरा टॉपिक समझते हैं। टॉपिक का शीर्षक है, क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है? हाँ, लेकिन इसके विपरीत नहीं। यह वर्तमान परिस्थितियों में सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के इतर इसके सरकारी खर्च को बढ़ाने के निर्णय को बल देता है। टॉपिक का अहम बिंदु आर्थिक विकास और ऋण का संबंध एवं प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति की प्रासंगिकता है। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में यह धारणा है कि अगर सरकार द्वारा भुगतान की गई ब्याज दर देश की आर्थिक वृद्धि दर से कम है तो इंटरटेम्पोरल बजट सरकार के लिए बाधा नहीं बनती। दरअसल ऋण स्थिरता किसी अर्थव्यवस्था के IRGD पर निर्भर करती है। IRGD यानी इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और विकास दर के बीच का अंतर होता है। IRGD की नकारात्मकता अर्थव्यवस्था में ऋण को कम करने में सहायक बनती है। देखा जाए तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में IRGD की नकारात्मकता का कारण अत्यंत कम ब्याज दर होता है, जो कि उनकी मौद्रिक नीति की सीमा भी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत में नकारात्मक IRGD की वजह कम ब्याज दर नहीं बल्कि बहुत अधिक विकास दर है। इस वजह से यह राजकोषीय नीति को मंदी और आर्थिक संकट के दौरान विस्तारवादी बनने में सक्षम बनाती है। चूंकि कोविड-19 महामारी ने मांग में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर दिया है, ऐसे में सक्रिय राजकोषीय नीति यह सुनिश्चित कर सकता है कि उत्पादक क्षमता को संभावित नुकसान किए बिना आर्थिक सुधारों का पूरा लाभ मिल सके। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो भविष्य में भी IRGD के नकारात्मक बने रहने की पूरी संभावना है। इसलिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति विकास को गति देगी, लेकिन ऋण से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का स्तर भी न्यूनतम बढ़ाएगी। यानी कि सिमुलेशन के कदम खराब परिदृश्यों में भी ऋण स्थिरता के लिए समस्या बने, ऐसी संभावना नहीं दिखती। सर्वे के इस टॉपिक ने आर्थिक मंदी के दौरान विकास को सक्षम करने के लिए प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का उपयोग करने की वांछनीयता को इंगित किया है। आर्थिक चक्रों को सुचारू करने के लिए प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति जरूरी है, जबकि आर्थिक संकट के दौरान यह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति में आर्थिक विकास के वक्त सरकार अपने खर्च को कम करती है और टैक्स को बढ़ाती है, जबकि मंदी में अपने खर्च को बढ़ाती है और टैक्स कम करती है। इस हिसाब से प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति मंदी के प्रभाव को कम करती है। भारत जैसे देश में जहां अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति को और अधिक बल मिलता है, क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के श्रम बाजार बहुत अधिक बिखरे हुए नहीं हैं, वहां पर राजकोषीय खर्च द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार को बढ़ाने पर निजी क्षेत्र में श्रम आपूर्ति कम हो सकती है। लेकिन भारत में जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के श्रम बाजार बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, ऐसे में राजकोषीय खर्च द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार को बढ़ाने पर निजी क्षेत्र के रोजगार में श्रम बल की समस्या नहीं है, बल्कि पर्याप्त बेरोजगार संसाधन होने की वजह से सरकारी खर्चों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में बढ़ी मांग निजी क्षेत्र को प्रेरित कर सकती है, ताकि वह नई मशीनरी में अपना निवेश बढ़ाए। इससे सकल मांग पर मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च विकास दर हो सकती है।
वास्तव में अगर बुनियादी ढांचे के निर्माण सरीखे सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यय को निर्देशित किया जाता है तो इससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है। उच्च दरों से जीडीपी बढ़ने वाले देशों के लिए विकास उनके सार्वजनिक ऋण को कम करने में सहायक होता है। सर्वे के मुताबिक 1990 से 2018 की अवधि के लिए भारत का औसत IRGD नकारात्मक ही रहा है। इसकी वजह उच्च विकास दर है जो कि ऋण स्थिरता सुनिश्चित करती है। पिछले 2.5 दशकों के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि भारत में उच्च जीडीपी वृद्धि के कारण ऋण से जीडीपी का अनुपात घटा है, क्योंकि उच्चतर विकास ऋण से जीडीपी अनुपात को कम करता है। लेकिन कम ऋण जरूरी नहीं है कि यह उच्च विकास का कारण ही बने। इसके विपरीत जब जीडीपी की वृद्धि दर कम होती है तो विकास और सार्वजनिक ऋण के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं होता। इसके अलावा अगर हम भारत के सार्वजनिक ऋण से जीडीपी की तुलना सर्वे के हिसाब से करें तो यह G20 OECD के विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। सरकार के ऋण पोर्टफोलियो में भी बहुत कम विदेशी मुद्रा जोखिम की विशेषता है, क्योंकि बाहरी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% है। सर्वे में सबसे खराब स्थिति में भी वित्त वर्ष 2021 के लिए वास्तविक विकास दर को 7.7% ऋणात्मक और वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर 11.5% अनुमानित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2020 के लिए सामान्य सरकारी ऋण का जीडीपी के 73.8% का अनुमान रखा गया है। आइए अब हम अध्याय 3 की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम है क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उसके मूल तत्वों को दर्शाती है? नहीं। निर्भय चित हो, मस्तक हो ऊंचा हमारा, हे प्रभु स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग के लिए देश जागृत हो हमारा। इस अध्याय की शुरुआत रविंद्रनाथ ठाकुर के इस कथन से की गई है। इस कथन के माध्यम से यह बात कही गई है कि किसी परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना भारत को अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए भय से मुक्त होकर कार्य करते रहना चाहिए। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निवेश ग्रेड के तहत सबसे कम क्रेडिट रेटिंग BBB या Baa3 प्रदान की गई हो। यदि इससे कम रेटिंग हो तो माना जाता है कि ऐसी जगह में निवेश नहीं किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के आकार और उधार चुकाने की क्षमता को दर्शाते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मुख्यतः AAA रेटिंग दी जाती रही है। भारत और चीन ऐसे नियम के अपवाद रहे हैं। 2005 में चीन को A/A2 और अब भारत को BBB/Baa3 रेटिंग दी गई। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जिन मूल सिद्धांतों के आधार पर दी जाती रही है, क्या यह इस ऐतिहासिक विसंगति को युक्तिसंगत मानती है? आर्थिक सर्वेक्षण के इस अध्याय में ऐसे ही प्रश्न पर विचार किया गया है और इसका उत्तर पाया गया है नहीं, यानी कि यह इसे युक्तिसंगत नहीं मानती है। बाजार के वे सभी मूलभूत सिद्धांत जिनके आधार पर ये रेटिंग दी जाती है वे हैं GDP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, सामान्य सरकारी ऋण, GDP के प्रतिशत के अनुसार चालू खाता शेष यानी GDP के प्रतिशत के अनुसार राजनीतिक स्थिरता, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अल्पावधिक बाह्य ऋण यानी GDP के प्रतिशत के अनुसार आदि। इनके आधार पर तय किया जाता है कि किसी देश की क्रेडिट रेटिंग क्या होगी। कई दफा भारत द्वारा इन पैमानों पर अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इनकी रेटिंग अच्छी नहीं दी जाती। दरअसल क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ता की कर्ज चुकाने की संभावना को दर्शाती है और अपना कर्ज चुकाने में उधारकर्ता की इच्छा और क्षमता को भी प्रदर्शित करती है। भारत की शून्य सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री से यह प्रमाणित होता है कि भारत ने हमेशा अपने कर्ज का भुगतान किया है। भारत की भुगतान करने की क्षमता का पता न केवल बहुत कम विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग के ऋण से लगाया जा सकता है, बल्कि इसके विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता से भी लगाया जा सकता है। इससे निजी क्षेत्र के अल्पावधिक ऋण के साथ साथ भारत के संपूर्ण बाह्य ऋण का भुगतान भी किया जा सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र का ऋण भी शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रतिशत के अनुसार भारत का गैर सरकारी अल्प अवधि ऋण सितंबर 2020 तक 19% था। 15 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 584.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2020 तक भारत के कुल बाह्य ऋण, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल हैं, 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
इस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में विकासशील देशों के खिलाफ एक पूर्वाग्रह और सब्जेक्टिविटी काम करती है। पूर्वाग्रह और सब्जेक्टिविटी की पुष्टि करते हुए कहा गया कि जब विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विकसित देश थे तो उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी दी जाती थी, जबकि जब चीन ने वर्ष 2005 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश किया तब उसकी क्रेडिट रेटिंग कम कर दी गई, यानी A3 कर दी गई। वर्ष 2019 में जब भारत ने 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश किया तब भारत को भी कम रेटिंग यानी Baa3 प्रदान की गई। वर्तमान में भारत को प्रमुख 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच द्वारा निवेश ग्रेड दिया गया है। जून 2020 में मूडीज ने भारत को Baa3 रेटिंग प्रदान की थी। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का भारत के चालू खाता शेष, GDP के प्रतिशत के अनुसार राजनीतिक स्थिरता, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के बीच सकारात्मक संबंध देखा गया है। वर्ष 2000 से 2020 की अवधि के दौरान भारत को इसके विभिन्न मापदंडों में प्रदर्शन की तुलना में लगातार इसकी उम्मीद से नीचे रखा गया है। 1998 से अब तक भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में 4 बार गिरावट और 7 बार उत्थान हुआ है। ये रेटिंग भारत के मूल तत्वों को सही रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका भारत के सेंसेक्स रिटर्न, विदेशी विनिमय दर, सरकारी प्रतिभूतियों की प्राप्ति पर कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। क्रेडिट रेटिंग के पूर्वाग्रह और विकासशील देशों की तरफ इनका दोहरा रवैया भारत को रेटिंग पर विशेष ध्यान न देने की बात करता है। भारत को अपनी समृद्धि और विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि भारत ने G20 में पहले भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की प्रोसाइक्लिक प्रकृति का मुद्दा उठाया है। भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सिफारिश करनी चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपनी पारदर्शिता को बढ़ाएं। क्रेडिट रेटिंग की गिरावट के कारण विकासशील देशों को निवेश से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार, पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता यानी इंडिविजुअलिटी को रोकने के लिए एक साथ आना होगा। इन रेटिंग्स में भले ही भारत के मूल तत्व न मिलते हों, पर ये विकासशील देशों की इक्विटी और डेट FPI फ्लो को प्रभावित कर सकते हैं। इससे भारी क्षति के साथ गहरा संकट आ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की कार्यविधि को अधिक पारदर्शी, कम सब्जेक्टिव और अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को रिफ्लेक्ट करने के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाया जाए। अध्याय 3 के बाद अब हम रुख करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के वॉल्यूम 1 के अध्याय 4 की ओर, जिसका नाम है असमानता और विकास, संघर्ष या अभिसरण। यहाँ अभिसरण का मतलब है कन्वर्जेंस। इस अध्याय की शुरुआत अरस्तु के एक प्रसिद्ध कथन से की गई है। वह कथन है, गरीबी क्रांति और अपराध को जन्म देती है। इसमें उन्होंने गरीबी को अपराध और क्रांति का कारण बताया है। इस अध्याय के माध्यम से सर्वेक्षण यह जांचता है कि भारत के संदर्भ में असमानता और विकास का संघर्ष है या अभिसरण। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन दर, अपराध, नशीली दवाओं के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहित सामाजिक आर्थिक संकेतकों की एक श्रृंखला के साथ असमानता और प्रति व्यक्ति आय के सहसंबंध की जांच की गई है। इसके अलावा इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आर्थिक विकास का असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर अधिक प्रभाव है। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। असमानता संपत्ति, आय या खपत के वितरण में विस्तार की मात्रा को संदर्भित करती है। गरीबी से तात्पर्य वितरण के निचले भाग में मौजूद परिसंपत्तियों, आय या उपभोग से है। गरीबी को सापेक्षिक रूप में यानी रिलेटिव फॉर्मेट में या फिर एब्सोल्यूट रूप में यानी निरपेक्ष तौर पर परिकल्पित किया जा सकता है। लोग खुद को या किसी दूसरे को तब गरीब समझते हैं जब उनके समाज में दूसरों की तुलना में उनके पास कम हो। यदि गरीबी को सापेक्ष रूप में देखा जाता है तो इसे असमानता से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी का सापेक्ष माप वास्तव में असमानता का मापक ही है। वहीं दूसरी ओर यदि गरीबी को एक पूर्ण अर्थ में समझा जाए, अर्थात वितरण के निम्न स्तर पर संपत्ति, आय या उपभोग के पूर्ण स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो असमानता में वृद्धि गरीबी में कमी के साथ भी हो सकती है। अर्थात विकासशील देशों में किसी नीति का प्रमुख उद्देश्य असमानता की बजाय गरीबी को दूर करना होना चाहिए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में आर्थिक विकास और असमानता सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर उनके प्रभावों के संदर्भ में समामेलित होती है।
डेटा से पता चलता है कि आर्थिक विकास का असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर अधिक प्रभाव है। भारत में अधिक खपत असमानता वाले राज्य अधिक संपत्ति असमानता का सामना कर रहे हैं। भारतीय राज्यों में यह देखा गया है कि प्रति व्यक्ति असमानता और आय दोनों सामाजिक आर्थिक परिणामों के साथ समान रूप से संबद्ध हैं। यह अध्याय बताता है कि विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन भारत के लिए अधिक फोकस बना रहना चाहिए। यह खंड इस बात की जांच करता है कि क्या प्रति व्यक्ति आय या असमानता भारत में गरीबी को सबसे अधिक प्रभावित करती है। हाल ही में भारत के लिए 1957 से 2012 तक के लगभग 6 दशकों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि निरंतर होते विकास ने गरीबी को कम किया है। इसमें यह भी पाया गया कि 1991 के बाद विकास का पैटर्न काफी बदल गया। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के बाद शहरी विकास और गैर कृषि विकास ग्रामीण गरीबी सहित राष्ट्रीय गरीबी में कमी के प्रभावी कारक के रूप में उभरे हैं। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि एक ओर असमानता और सामाजिक आर्थिक परिणामों के बीच संबंध और दूसरी ओर आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक परिणाम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जैसे देखे गए हैं, दरअसल भारत में उससे अलग स्थिति है। अंततः कहा जा सकता है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में असमानता और प्रति व्यक्ति आय का सामाजिक आर्थिक संकेतकों के साथ समान संबंध है। आर्थिक विकास का ज्यादा प्रभाव असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर पड़ता है। नागरिकों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिए भारत को आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए। विकासशील अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तभी व्यवहार्य है जब अर्थव्यवस्था का आकार निरंतर बढ़ता रहे। आइए अब 5वें टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक में हेल्थ केयर क्षेत्र के महत्व और अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्र के साथ इसके संबंधों को केंद्र में रखा गया है। दरअसल कोविड-19 महामारी रूपी स्वास्थ्य सेवा संकट कैसे एक आर्थिक और सामाजिक संकट में बदल गया, इसने कुछ अहम क्षेत्रों की ओर सोचने पर मजबूर कर दिया है। सर्वे में स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या जैसे आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने की बात का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक जीडीपी में सार्वजनिक व्यय में 1% से 2.5 से 3% तक की वृद्धि समग्र स्वास्थ्य देखभाल खर्च में आउट ऑफ पॉकेट खर्च को 65 से घटाकर 30% कर सकती है। सर्वे के मुताबिक भारत को भविष्य की महामारियों को प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को चुस्त करना जरूरी है। इसका एक अहम क्षेत्र टेलीमेडिसिन क्षेत्र है। महामारी के दौरान इस क्षेत्र ने दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की अपनी क्षमता को दर्शाया है। इस दौरान भारत में टेलीमेडिसिन को अपनाने में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ई संजीवनी ओपीडी या निजी क्षेत्र की प्रैक्टो को देखें तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से लाखों लोगों ने परामर्श दर्ज किए। इस क्षेत्र को विशेष रूप से इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश करके और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सर्वे में एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा नीति को बनाने की बात कही गई है जो संचारी और गैर संचारी रोगों को बराबर महत्व दे। गौरतलब है कि आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक मृत्यु का 71% और भारत में लगभग 65% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण ही होती हैं। यहाँ तक कि भारत में 1990 और 2016 के बीच सभी मौतों में गैर संचारी रोगों का योगदान 37% से बढ़कर 61% हो गया है। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस लिहाज से एक अच्छा संकेत यह है कि गरीबों की प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर यानी प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल देखभाल के साथ साथ संस्थागत प्रसवों तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में आयुष्मान भारत के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर जोर जारी रहना चाहिए। वास्तव में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और पहुंच की रैंकिंग में 180 देशों में से भारत 145वें स्थान पर था। यहाँ तक कि मध्यम आय या OECD देशों की तुलना में भारत में गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ, कम जीवन प्रत्याशा, उच्च MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कम अस्पताल में भर्ती जैसे मानकों को देखकर इसकी स्वस्थ आबादी के लक्ष्य को पाने की राह आसान नहीं दिखती। हालांकि विगत कुछ वर्षों में इन पेशेंट केयर 12.7% से बढ़कर 18.5% और आउट पेशेंट केयर 15.6% से बढ़कर 18.3% हो गया है। सर्वे के मुताबिक भारत में निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य सेवा के एक बड़े हिस्से के रूप में योगदान रहा है।
शहरी भारत में लगभग 74% आउट पेशेंट देखभाल और 65% अस्पताल में भर्ती देखभाल निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। लेकिन सर्वे के आंकड़ों को देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण भारत में होने वाली मौतों का एक बड़ा हिस्सा यह दर्शाता है कि निजी क्षेत्र में उपचार की गुणवत्ता भी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र सरीखी ही है। वास्तव में हेल्थ केयर सिस्टम की 3 प्रमुख अंतर्निहित विशेषताएं अनिश्चितता या मांग की परिवर्तनशीलता, सूचना विषमता और हाइपरबोलिक प्रवृत्ति इसे मुक्त बाजारों के बल का उपयोग करके स्वयं को व्यवस्थित नहीं करने देती। सूचना विषमता से आशय यह है कि रोगी को सही जानकारी उपलब्ध न होना, इसके कारण उन्हें अस्पताल या चिकित्सक की प्रतिष्ठा पर भरोसा करना पड़ता है। इसके अलावा हाइपरबोलिक प्रवृत्ति के तहत व्यक्तिगत व्यवहार जैसे कि धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर भोजन करना आदि भी न केवल व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होते हैं बल्कि उच्च लागत और खराब परिणामों के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। ऐसे में नीति निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे ऐसी नीतियों को डिजाइन करें जो स्वास्थ्य सेवा में बाजार में विफलताएं पैदा करने वाली सूचना विषमता को कम कर सकें। चूंकि भारत में स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर खर्च सबसे ज्यादा मायने रखता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों 2017 के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च का 66% राज्यों द्वारा खर्च किया जाता है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा खर्च बढ़ता तो है, पर प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य देखभाल खर्च कम होता गया है। मतलब यह कि अमीर राज्य स्वास्थ्य पर अपने जीएसडीपी का कम अनुपात खर्च कर रहे हैं। इसका आकलन इस आधार पर भी किया जा सकता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च के मामले में भारत 189 देशों में से 179वें स्थान पर है। गौरतलब है कि किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसके नागरिकों की एक समान, सस्ती और जवाबदेह स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच रखने पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य, श्रम उत्पादकता और बीमारियों के आर्थिक बोझ के माध्यम से घरेलू आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित करता है। सर्वे में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि जीवन प्रत्याशा 50 से 70 वर्ष तक बढ़ने से आर्थिक वृद्धि दर 1.4% प्रति वर्ष बढ़ सकती है। यानी कि किसी देश में जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के साथ सकारात्मक रूप से संबद्ध है। इस प्रकार आर्थिक समीक्षा खंड 1 के इस भाग में हमने कोविड-19 महामारी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के समुचित विकास का अध्ययन किया। आर्थिक समीक्षा में क्रेडिट रेटिंग की पूर्वाग्रह स्थिति को नजरअंदाज करते हुए देश को सुदृढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास और आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयासों को गति देने की बात कही गई है। साथ ही मंदी के इस समय में विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाने की सलाह दी गई है। ऑडियो आर्टिकल के अगले अंक में हम आर्थिक सर्वे के खंड 1 के शेष 5 अध्यायों पर चर्चा